साथियों नमस्कार। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, इतिहास की इस वेब सीरीज़ में हम लोग जान चुके हैं अब तक भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, और उन स्रोतों को जानने के बाद आज हम लोग जिस पहले चैप्टर पर अपना कदम अग्रसर कर रहे हैं वो है पाषाण काल से सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने वाले लोग और पहले से ही पढ़ चुके लोग ये जानते होंगे कि वो एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने आप में एक नगरीय और एक भव्य सभ्यता कहलाती थी। संदर्भ ये है कि क्या एक साथ या एक ही कंटेक्स्ट में अगर देखें तो क्या कोई सभ्यता अपने चरम पर सीधे ही पहुंच सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। साथियों, इसी चीज़ को लेकर के हम लोग एक ऐसे संक्रमण काल पर आज बात करने वाले हैं जो संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता चला गया और उसके बाद एक आदि युग से, जहाँ आदि मानव युग हुआ करता था, वहाँ धीरे धीरे डेवलप होकर के एक ऐसी सभ्यता विकसित हो गई जिसने अपने आप को भारतीय इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराया। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कि भारत में कैसे कैसे एक डेवलपमेंट या विकास की अवधारणा हुई। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। अब पाषाण युग में हमारे हिंदुस्तान में क्या मानव का उद्भव हुआ या नहीं हुआ, या उसने कैसे कैसे करके अपना विकास किया, इस बात को हम लोग अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग एक सिस्टम पढ़ रहे हैं कैसे कैसे पाषाण काल से हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर बढ़े। पाषाण काल में क्या हुआ, जो जब मानव गुफाओं में रहता था, शिकार करता था, ये तब की बात है, और अपने शिकार को अलग प्रकार के औजार जो कि पत्थरों से बने होते थे उनका प्रयोग वहाँ पर करता था, और इसी वजह से इस युग को जो नाम दिया गया वो पाषाण युग दिया गया। इसके बाद हम देखेंगे, जो लोग पहले भी पढ़े हुए हैं या थोड़ा बहुत इतिहास के विषय में जानते हैं, तो पता चलता है कि जो पत्थर के बाद पहली धातु मानव ने प्रयोग करनी शुरू की वो थी तांबा। तांबा को हम लोग ताम्र बोलते हैं। इसका जो तत्सम शब्द है ताम्र है, और पत्थर का पाषाण। तो आप लोग देख सकते हैं कि तांबा और जब पाषाण का मानव ने संयुक्त रूप से प्रयोग किया तो तब ये संस्कृति कहलाई ताम्र पाषाण। इसमें साथ साथ दोनों का ही प्रयोग होता रहा। यहाँ पे संस्कृति डेवलपमेंट हुई है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। ये अपने आप में एक युग बन गए थे। आगे देखिएगा, तांबे के बाद जो अन्य धातुएं खोज में आईं, तांबे के साथ टिन और अन्य धातुएं जैसे आप लोग देखेंगे, और मैं खास करके उन लोगों को यहाँ पर सूचित करना चाहूँगा और उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि तांबा और टिन जब दो धातुएं मिलती हैं तो एक अलॉय बनती है, मिश्र धातु बनती है, जिसे हम लोग कांसा बोलते हैं। कांसा, मैंने इसके लेफ्ट में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप, सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे, क्योंकि यहाँ पर कांसे का प्रयोग होना शुरू हो गया था। और कांसा कैसे बनता था? तांबा और टिन से। तो सबसे पहले पाषाण युग आया। पाषाण के बाद जब तांबा मनुष्य ने खोज लिया तो ताम्र पाषाण युग आया। ये ताम्र पाषाण संस्कृतियों ने जन्म लिया। उसके बाद जब टिन की खोज हुई तो संस्कृति बन गई कांस्य युगीन सभ्यता, जिसे कांसा बोलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे बाद में जो खोज हुई एक ऐसी महत्वपूर्ण धातु की जिसने अपना एक अलग इतिहास बना दिया, और वो थी लोहा। सिंधु सभ्यता के बाद आप पढ़ेंगे वैदिक काल, और वैदिक काल के अंतिम चरण में, जिसे आप उत्तर वैदिक काल की शुरुआत कह सकते हैं और ऋग्वैदिक काल का अंत, तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास लोह युग का आरंभ हुआ। और फिर उसके बाद एक नई सीरीज बन गई और लोहे के निर्माण के साथ साथ अन्य धातुओं का भी देखा जाना प्रारंभ हो गया। तो आप एक काल देख सकते हैं, पहले पाषाण काल, फिर पाषाण के साथ तांबा जिसे ताम्र पाषाण, फिर तांबा और टिन के साथ कांस्य युग, और उसके बाद लोह युग। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है। आगे की स्लाइड पर चलते हैं। पाषाण काल, जिसे आप लोग बोलते हैं स्टोन एज, हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं ऊपर से लेकर के।
स्टोन एज आपको समझना है, जिसमें मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग किया और समझा उस बात को। अब हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल को हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पुरापाषाण काल, जिसे हम लोग पेलियोलिथिक बोलते हैं। जब भी लिथिक शब्द का प्रयोग यहाँ पर होगा तो आप उसका संबंध पत्थर से लगाएंगे, पाषाण से लगाएंगे। पेलियो का मतलब होता है प्राचीनता से। तो पेलियोलिथिक काल, जिसमें पुरापाषाण काल कह सकते हैं। दूसरा जो काल है वो मध्यपाषाण काल, जिसे मीसोलिथिक काल आप कह सकते हैं। और तीसरा काल नवपाषाण काल, जिसे हम न्यूलिथिक एरा बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा। अब पुरापाषाण काल में क्या हुआ, जब शुरुआत हुई, मानव ने धीरे धीरे विकास करना आरंभ किया, गुफाओं से निकल कर के बस्तियों में आना शुरू किया, तो कैसे कैसे चरण सिस्टम बन करके आए, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पुरापाषाण काल में जो मानव होता था वो शिकारी होता था और खाद्य संग्राहक होता था। यहाँ शिकारी का मतलब आखेट, वो शिकार करता था पशुओं का, और कम समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए वो अपने मांस को भी सुरक्षित रख लेता था। हालांकि कोई उस समय विशेष विधि नहीं थी कि वो एक लंबा संग्राहक बन सके या लंबे समय तक उसको संग्रह करके रख सके। तो इसलिए व्यक्ति शिकारी तो था ही, लेकिन थोड़े समय के लिए खाद्य संग्राहक भी रहा। उसके बाद आप देखेंगे मध्यपाषाण काल, थोड़ा सा चेंज हुआ। वो शिकारी अब भी था, आखेट अब भी करता था, क्योंकि उसने अभी अनाज उत्पादन करना नहीं सीखा था। शिकारी अब भी था, लेकिन उसके साथ साथ उसने पशुपालन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरुआत कर दी। जो उसे दर दर भटकने के बाद शिकार करना पड़ता था, अब उसे अपने घर पर ही, अपने निवास स्थान पर ही पशुओं को पालने के साथ साथ 2 चीज़ें उपलब्ध होनी शुरू हो गई। एक तो उनको सामान ढोने के लिए या अन्य कार्यों के लिए एक ऐसा सहायक मिल गया जो निरंतर उनके लिए काम करता था, और दूसरा वो उन जानवरों का या उन पशुओं का जिनको वो पालते थे अपने मांस भक्षण के लिए भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद क्या हुआ, फिर नवपाषाण काल आया। आप जानते हैं कि कृषि का जो विशेष तौर से उद्भव हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। तो अब का जो मनुष्य था, खाद्य संग्राहक तो पहले भी था, लेकिन अब खाद्य उत्पादक बन गया। अब उसने क्या किया, चीज़ों को उत्पादित करना शुरू कर दिया, और उत्पादन करने के साथ साथ उनका संग्रहण भी शुरू कर दिया। और पशुपालक तो था ही, कृषि कार्य के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी वो यहाँ पर सारी उसको उपलब्ध हो जाती थी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आता है ताम्रपाषाण काल, या इसको हम लोग चैल्कोलिथिक भी बोलते हैं। चैल्कोलिथिक युग में आप लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर कुछ जो परिवर्तन हुए, याद से मैं एक बात यहाँ पे सूचित कर देना चाहता हूँ कि जो अभी हम पढ़ करके आए हैं सीरीज, पहले पाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण के बाद कांस्ययुगीन सभ्यता, और उसके बाद लोह युग, और उसके बाद जो आधुनिक युग है वो शुरुआत हुई। तो हमने सबसे पहले पाषाण काल देखा, और पाषाण के बाद हम ताम्रपाषाण या चैल्कोलिथिक पढ़ रहे हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या जिसे अन्य नामों से भी जानते हैं। ताम्रपाषाण युग में जो परिवर्तन हुए, अब मनुष्य ने कुछ विशेष काम करने शुरू कर दिए। पहली बात, वो एक संस्कृत मानव हो गया। संस्कृत का मतलब ये है कि उसने थोड़े बहुत संस्कार सीख लिए थे, जैसे वो ग्रुप में रहता था, एक दूसरे का सम्मान, इस प्रकार की कई चीज़ें अब तक डेवलप हो गई थी। जैसे डेड होने जाने के बाद ये सब के साथ साथ वो बहुत सारी प्रक्रियाएं करते थे, जिससे उनका सम्मान विशेष तौर से पता चलता था, या जो धार्मिक कार्य वो लोग करते थे उससे भी उनकी संस्कृत होने का पता चलता है। अब बस्ती में रहना उसने शुरू कर दिया था। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ी, जैसे जैसे लोगों को काम करने का थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ा, वैसे वैसे उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी, और उन्होंने बस्ती में रहना शुरू कर दिया। और कृषक तो वो शुरुआत में ही हो गया था। नवपाषाण काल से ही आप लोग देखते हैं पाकिस्तान के मेहरगढ़, वहीं से शुरुआत हो गई थी कृषि मानव की, और उसने ये सारे काम किए। चैल्कोलिथिक युग में आप लोग देखेंगे कुछ संस्कृतियाँ भारत के कोने कोने पर विकसित हुई। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं उस समय का हिंदुस्तान थोड़ा अलग था। पाकिस्तान का भी जो हिस्सा था वो हमारे देश में शामिल था। तो ये आश्चर्य ना करें कि कोई अगर संस्कृति हमारे देश के बाहर भी अगर पाई जा रही है तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो, इसमें कुछ संस्कृतियों के नाम लिखे हुए हैं: आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति,
सावलदा संस्कृति, प्रभास संस्कृति, मालवा संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और जौरवे संस्कृति। अभी हम लोग जिन संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, ये संस्कृतियाँ हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर फैली हुई थी और फिर इन्हीं संस्कृतियों ने मिलकर के एक ऐसी सभ्यता का निर्माण कर दिया जो आगे चल कर के सिंधु सभ्यता कहलाई। सारी संस्कृतियाँ मिल गई और एक सभ्यता डेवलप हो गई, जिसे आप लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग, मैं थोड़ा सा एक बात को कहना चाहूँगा कि आप लोग जिस तरीके से हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग पढ़ें, एक के बाद एक चीज़। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाषाण युग की बात नहीं करेंगे, पाषाण काल और ताम्र पाषाण युग की मैं बात नहीं करूँगा। मैं सीधे ही कल अगले चैप्टर पर, जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसे आप लोग कहते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि नवपाषाण काल जो चैप्टर है और ताम्रपाषाण जो चैप्टर है वो कॉम्पिटिटिव लिहाज से थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं। ऐसा ना सोचें कि हम उनको कंप्लीट नहीं करेंगे, मैं उनको विशेष टॉपिक में अपने ले लूँगा। हो सकता है कि मैं उनको प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो महत्वपूर्ण सवाल मुझे लगते हैं मैं उनको ले लूँ और आप लोग उस चीज़ को साथ में देखिएगा। तो मैं हाजिर हूँगा अगले अपने चैप्टर के साथ। कल हड़प्पा संस्कृति पर हम लोग बात करेंगे, कैसे कैसे क्षेत्र था उसका, कैसे कैसे विस्तार हुआ, कैसी कैसी चीज़ें उस समय उपलब्ध थी और कैसे कैसे उस सभ्यता का विनाश हुआ। इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियोस में। अभी आप सिर्फ ये करिएगा कि आप पिछला जो क्रम है वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमें पढ़ना कैसे, और हमारा जो इतिहास है वो धीरे धीरे डेवलप कैसे हुआ, कैसे पाषाण से उसने धातुओं का प्रयोग करना शुरू किया और धातुओं के साथ साथ आते आते फिर मिश्र धातुओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उसने न जाने कितनी धातुओं का प्रयोग साथ में शुरू कर दिया और मिश्र धातुओं का, और एक नई टेक्निक और एक नई व्यवस्था आज की जो आपको नज़र आती है वो विकसित हो गई। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग साथ साथ प्रयास ज़रूर करते रहें, और इसी के साथ मैं आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त करता हूँ।